तो दो तीन सर बातें योग मैं के विषय में आप। आपके हाँ। समक्ष रख दूं। हम्म। पहली बात तो यह है जी। कि टीचर्स के प्रति मेरे क्या विचार हैं। जी बताइए। हम्म। खास तौर से जो टीचर प्रज्ञालय से जुड़े हैं और किस सोच से जुड़े हैं, क्या लक्ष्य है। तो पहली बात यह है कि टीचर की एक कोई नौकरी नहीं होती। टीचर नौकरी नहीं करता, करती कि ये हमारा काम था, सुबह से दोपहर तक या शाम तक वो हो गया, अब छुट्टी। टीचर एक दायित्व होता है, क्योंकि जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, जिनकी आप क्लास लेती हैं, वो जैसे एक मिट्टी होती है ना कुम्हार की। उस मिट्टी को सान के उसका जो बनाया जाता है, कुल्हड़ हो या कप हो या तस्तरी हो, जो भी, वो तरह तरह टीचर के। टीचर एक कुम्हार है। टीचर एक कुम्हार है जो रचना करता है, मिट्टी को लेकर उसको एक रूप देता है। दूसरी बात कि टीचर की रचनात्मक दृष्टि होती है कि आज के समाज में हमें किस तरह के सभ्यता संस्कृति की जरूरत है, जो जहां थोड़ी कमी रह गई है। क्योंकि समाज में सुधार बहुत मध्यम गति से आता है, लेकिन वो मध्यम गति आज के युग में नहीं चलेगी। मध्यम गति पहले रही है, तो पहले नष्ट करने में समय लगता था। अब प्रकृति को, समाज को नष्ट करने में समय नहीं लगता, इसलिए सुधार के लिए ज्यादा समय नहीं है। एक वो अर्जेंट मोड पे है। उसका दायित्व भी टीचर के ऊपर होता है। वो ऐसा दायित्व होता है कि उसको करने में, उसको अपनाने में थकान नहीं होती है, बल्कि आनंद मिलता है कि अरे इतना बड़ा काम हमें करना है और हमारे अलावा और कोई करेगा नहीं, कर नहीं सकता। और जब वहां पे थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी नींद आती है, स्वस्थ भी रहते हैं। तो ये तो हुआ। इसके साथ साथ टीचर को कई तरह के ज्ञान विज्ञान से जुड़ना होता है। सर इरा मैम और सुधा मैम जुड़ गई हैं। हाँ, तो जुड़ गई, आपका स्वागत तो है। बहुत बहुत स्वागत है। तो नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते सबको। तो हाँ सर आप बोलिए। ये भूमिका जो है, इसके साथ साथ जी। उसको किस तरह की निपुणता चाहिए। टीचर एक डॉक्टर भी होता है, बच्चों का स्वास्थ्य देखता है, किस तरह सांस ले रहे हैं, किस वातावरण में हैं, कहीं उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। और वो एक मनोवैज्ञानिक होता है, बच्चे क्या अनुभव कर रहे हैं। लगता जी। है कि बोर हो रहे हैं, या दिमाग कहीं, आंखें इधर उधर घूम रही हैं, गर्दन इधर घूम रहा है, केंद्रित नहीं है। उनको संगठित करना, केंद्रित करना, ये एक मनोविज्ञान है। टीचर एक योगी भी होता है। योग एक साधना होती है। वो बच्चों से जुड़ सकता है, साथ साथ दूसरी ओर समाज से भी जुड़ा होता है, समाज की समस्याओं से भी जुड़ा होता है। तो एक महान योगी की भूमिका भी होती है। प्रकृति से उसको प्रेम होता है, नेचुरल लाइफ होती है उसकी, कि जहां वो देखे कि बच्चे अपनी प्रकृति को, अपने वातावरण को दूषित कर सकते हैं, वहां पे उसको समझाएं।
देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये, और एक वो कहानीकार होता है टीचर। कहानीकार इस तरह से कि एक कोई कहानी लेके उसको एक नया रूप देता है, और उस कहानियों के माध्यम से सिखाने की क्षमता होती है, और बच्चों को उनसे जोड़ता है। और भी कई हैं, लेकिन एक और जोड़ देता हूं मैं यहाँ पे। वो ये है कि टीचर उस स्तर का जो होता है वो बच्चों के परिवार से भी कभी कभी संपर्क में रहता है। यस सर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सही बात। बच्चों का पालन पोषण जो होता है सिर्फ उनके स्कूल में नहीं परिवेश से। होता है। हम्म। स्कूल में तो एक नियमित समय होता है, आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ होमवर्क ले जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर जाते हैं घर में। तो घर का वातावरण, वहां के लोगों का स्वभाव, वहां के लोगों की प्राथमिकता, तो जब भी समय मिले, कोई मीटिंग हो या कहीं से मेले में मिलना जुलना हो जाए घर वालों से, तो एक दो बातें उनको बता देनी चाहिए कि देखिए बच्चों को अच्छा खाना खिलाइए। अच्छा मतलब ज्यादा नहीं, निज समय से खिलाइए, और अधिक इस ऐसे पदार्थ न दीजिए जिससे उनकी बीमारियां बढ़ें। सावधान होकर बाहर की चीजें खाइए। ये सब जो एक बार बोल देंगे ना आप, तो आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। अगर उनके पड़ोसी आके बोलेंगे और रिश्तेदार बोलेंगे तो कह रहे ये तो ऐसे ही है, अपने मन की बात बोल रहे। तो ये एक शिक्षक की भूमिका पर मैंने एक छोटा सा वक्तव्य दिया है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। और दूसरा बिंदु है मेरा योग के विषय नमस्ते। में। मैंने बहुत स्कूलों की वो फोटोएं देखी जहां पे बच्चों को थोड़े समय के लिए योग भी सिखाया जाता है। वहां पे एक थोड़ी सीमा ये हो जाती है कि बच्चे सिर्फ खड़े रह सकते हैं, बैठने की उचित जगह नहीं होती, दरी वगैरह नहीं होती, साफ सुथरा नहीं होता, जमीन पे मिट्टी में बैठ के या लेट के कुछ नहीं कर सकते। वो बस खड़े हुए ही जो कर सकें, जो आप उनको बता सकें। तो कभी कभी मन में ये विचार होता है कि भाई खड़े खड़े योगा कितना करेंगे, बहुत ही कम आसन है। तो मैंने जो 40 वर्ष योग का अध्ययन किया है, ऐसा नहीं है कि कम। मैं कम से कम 15-20 तो अभी आपको गिना सकता हूँ। वो खड़े खड़े ही हो जाता है, और छोटा छोटा अभ्यास, जैसे मुट्ठी को ऐसे बंद करके खोलना। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर में जो भी हलचल हो, जो भी गति हो, जो भी मूवमेंट हो, वो आपकी श्वास से जुड़ना चाहिए। जब आप खींचते हैं मसल को, फैलते हैं, तो सांस अंदर लेनी चाहिए, और जब सिकुड़ते हैं तो सांस छोड़नी चाहिए। ये नियम जो है अगर आप याद कर लें, आपका 50% योग निपुणता बढ़ जाएगी। जैसे आपने मुट्ठी खोली, सांस लिया, ये, और जैसे आपने हाथ फैलाया तो आपका फेफड़ा खुलना चाहिए ना, तो ऐसे सांस लें अंदर और फिर छोड़ें। तो अगर सांस से आप कोऑर्डिनेट करेंगे, इसीलिए जो असली ऑथेंटिक योगा है, इंटीग्रल योगा, उसमें श्वास भी आसन से जुड़ी होती है। यानी कि आसन कर रहे हैं अलग विधि से और सांस ले रहे हैं अलग विधि से, है ना। आप अगर बैठे हैं कुर्सी पे, तो उठने में आपका शरीर फैलेगा, है ना। तो आप सांस लेते हुए उठिए। तो बहुत से लोगों को, और जब बैठना है तो सांस छोड़ते हुए बैठिए, है ना। और सीना फुलाने की जगह आप पेट फुलाना सीखिए। उससे पेट में जितने अंग हैं शरीर के, वो भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उन पे दबाव पड़ता है फिर फूलते हैं। ये मसल पे या आपके शरीर के अंगों पे जब वो सिकुड़ता है और फैलता है, उससे उसका एक्सरसाइज होता है। जब आप बैठ के या खड़े होके
आगे झुकते हैं तो आपका पेट पिचकता है, ठीक है, फिर खड़े होते हैं तो पेट फूलता है। तो इससे ये होता है कि उसमें जितने पैंक्रियाज, किडनी, लिवर, ये सब है, वो सब सिकुड़ता है, फिर फैलता है। तो सिकुड़ता है तो उसका खून जो है निचुड़ के बाहर जाता है, फिर फैलता है तो खून वापस आता है। तो सर्कुलेशन बढ़ता है, एनर्जी आती है जाती है, ऐसे ऐसे बदलाव होता है, तो रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश करने का वो तरीका है। और कुछ जो साधारण आसन है, खड़े हुए कर सकते हैं। वृक्षासन है, ट्री पोज, एक पैर पे खड़े होके बैलेंस करना। फिर ताड़ासन है, दोनों पैर पे खड़े होके ऐसे पंजा करके पंच और हाँ। सांस लेते हुए बिल्कुल खींचना है, उसके बाद छोड़ देना है। ऐसे 10 बार करें। उसके बाद आता है तिर्यक ताड़ासन, कि ऐसे करके फिर आप दाहिने मुड़े, फिर बाएं मुड़े, दाहिने मुड़े। इस पे रीढ़ की हड्डियों का एक्सरसाइज होता है, ऐसे 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 ऐसे। और रीढ़ की हड्डियों का एक्सरसाइज ऐसे ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसे ऐसे भी मुड़े, ऐसे। इसके साथ साथ आप अपने बहुत से अंग में रोटेशन ला सकते हैं। जैसे आ, आप यहाँ पे ऐसे करें, ऐसे करें, फिर गर्दन को घुमाएं ऐसे, सांस अंदर लें ऊपर, सांस छोड़ें नीचे, 3-4 बार इस तरह, 5 बार, 5 बार इस तरह। इससे आपका दिमाग खुलता है। उसके बाद खड़े होके अपना पांव छुएं या घुटना छुएं, जहां तक पहुंच सके। पद हस्तासन, पैर पे हाथ पहुंचे, जितना ही हाथ पहुंचेगा उतनी रीढ़ की हड्डी खींचेगी, कमर के मसल्स खींचेंगे। उसके बाद एक पैर पे खड़े होकर आप दूसरे पैर का घुटना अपने नाक से टच करें, फिर दूसरे पैर पे करें, फिर रोटेट करें घुटने को, खड़े होके घुटने पे हाथ रख के क्लॉकवाइज ऐसे 10 बार करें, फिर 10 बार ऐसे उल्टी दिशा में करें। तो मैंने सोचा इसको आप, ये आपके लिए सरल बनाने के लिए एक पुस्तक है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध। सुन रहे हैं आप लोग? यस सर, सुन रहे हैं। वो पुस्तक अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। और सबसे ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक योग की अगर कहीं है दुनिया में, वो एक किताब है। उसके लेखक हैं स्वामी निरंजनानंद, जो इस समय मेरे ख्याल से डायरेक्टर हैं बिहार स्कूल ऑफ योग, मुंगेर में जो है, जिसको स्वामी शिवानंद ने उसकी शुरुआत की थी। वहां से जो भी पुस्तकें आती हैं योग पर, प्राणायाम पर, खासतौर से ये टेक्स्ट बुक, इसमें आपको प्राणायाम भी मिलेगा। जिन आसनों का मैंने जिक्र किया था वो सब का डिस्क्रिप्शन के साथ साथ, फोटो के साथ साथ है। तो हो सके तो उसकी हिंदी या अंग्रेजी की एक कॉपी आपको किसी भी बुक स्टोर में मिल जाएगी। बिहार स्कूल ऑफ योगा के बुक स्टोर्स भी हैं अलग अलग जिलों में। दिल्ली में तो बहुत बड़ा है, और हरिद्वार में है, शिवानंद आश्रम में उनकी पुस्तकें हैं, ऋषिकेश में। तो उस पे आप उसकी कुछ पन्नों की मैं फोटो लेके मैं प्रज्ञालय ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक सूचना आपको दे दूं कि शुरुआत के लगभग सभी वीडियो मेरे अंग्रेजी में थे। तो आप लोगों के सुझाव पर कि उसको हिंदी में होना चाहिए, मैंने कहा वही वीडियो मैं दोबारा हिंदी में रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा। तो अंग्रेजी के वीडियो का हिंदी अनुवाद रजनीश ने कराया है, कोई अद्भुत शक्ति उन्होंने ली है। एक कोई आर्टिफिशियल एआई का है कोई ऐप, जिसमें
सिंक्रोनाइजेशन, लिप सिंक के साथ साथ अंग्रेजी हिंदी में आ जाता है। परफेक्ट नहीं होता है, कुछ शब्द इधर उधर गलत हो जाते हैं और कहने का अंदाज थोड़ा अलग होता है हिंदी में और अंग्रेजी में। तो उन सब कमियों के बावजूद भी अब धीरे धीरे आपको एक हिंदी चैनल है प्रज्ञार्थी नाम से, यूट्यूब पर, उसमें 2-3 वीडियो आ चुके हैं और धीरे धीरे आपको 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300 तक तो आ ही जाएंगे अगले कुछ महीनों में, या हाँ अगले कुछ महीनों में आ जाएंगे। तो उस पे आप नजर डालें हिंदी में अगर पसंद करते हैं तो। और अ, एक बच्चों की कहानियों की पुस्तक का जिक्र हुआ था पिछले 2-3 मीटिंग्स में, और सर्वेश जी के सुझाव पर उसका शीर्षक भी आ गया है, दूध का कटोरा। और काफी सारे काफी सारी कहानियां भी लोगों ने भेजी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो शायद पर्याप्त नहीं है। और कहानियां 20, 25, 50 और कहानियां आए तो कम से कम उसके चयन में सुविधा होगी, एडिट करने में, और वो कहानियां हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में शामिल की जाएंगी। मतलब भारत के कई अन्य प्रांतों में लोग कम हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी ज्यादा बोलते हैं, अंग्रेजी कम बोलते हैं। तो ये तो भाषा में ये तो चलता ही रहता है। तो अंग्रेजी की कहानियां का एक अलग सेक्शन होगा, पार्ट 2, पार्ट 1 हिंदी। तो इंग्लिश की कहानियां इंग्लिश के रूप में ही उसमें शामिल की जाएंगी, उसका अनुवाद वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने 5 दिसंबर का डेडलाइन दिया था। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको बढ़ा के एंड ऑफ दिसंबर कर दें या जनवरी 26 गणतंत्र दिवस तक कर दें, ताकि ये सूचना और लोगों तक पहुंचाई जा सके और बच्चे कहानियां लिखकर जो एड्रेस दिया गया है, फोन नंबर दिया गया है, उस पे भेज दें। और ये वो फिर हमको भी मिल जाएगी, सर्वेश जी को भी मिल जाएगी, और फिर हम लोग देखेंगे क्या करें, कब करें। लेकिन एक पुस्तक तो छपेगी जरूर, इतना मैं कह सकता हूँ। तो काफी मैं बोल गया। अब आप लोग अपने विचार दीजिए, कोई प्रश्न दीजिए जिसपे चर्चा हो सके। कोई समस्या आती हो, एक तो समस्या ये है कि वो समस्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो दिख रहा है सामने कि अधिक काफी टीचर जो है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी कारण से। जैसे मीटिंग में बहुत कम जुड़ते हैं, और गतिविधियां कक्षा में और प्रज्ञालय किट का सही तरीके से उपयोग प्रयोग बच्चों तक पहुंचाने की का एक तरीका है, कैसे पहुंचाएं, ताकि, क्योंकि ये असल में पाठ्यक्रम में नहीं है ना, तो इसलिए शायद इसको जरूरी नहीं समझा जाता। और पाठ्यक्रम हम बनाना भी नहीं चाहते, क्योंकि पाठ्यक्रम की पुस्तकाएं होती हैं, वो एक सीमा बन जाती है कि आपको सिर्फ वही पढ़ाना है और सब बच्चों को एक तरह की शिक्षा। लेकिन सब बच्चों की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग उनकी पोटेंशियल होता है। तो इसलिए जो है हर एक बच्चे पे एक एक करके टीचर्स का ध्यान दिया जाता है, तब बच्चे आगे बढ़ बढ़ के कुछ नया सोचते हैं। वरना एग्जाम पास करना, और एक बात और परिवारों तक पहुंचनी चाहिए कि अगर बच्चे का किसी एग्जाम में कम नंबर आता है तो उसको अच्छा व्यवहार नहीं है कि उसको फिर ये इधर उधर की बातें बोले, तुम निकम्मे हो, तुम गंवार हो। इससे बच्चों के मानसिक स्थिति बहुत मलिन होती है। तो परिवार में और स्कूलों में ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चे का अच्छा नंबर आ गया तो उसकी बहुत तारीफ हो, और जिसका नहीं आया उसको नजरअंदाज किया जाए कि भाई ये तो बुद्धू गंवार है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मैंने पाया, आप पूरे इतिहास में देखें, बहुत से बच्चे जो स्कूल में अच्छा ग्रेड नहीं ला पाते थे, आके उन्होंने उन सब से A+ वालों से अच्छा काम किया है। आइंस्टाइन को अच्छे ग्रेड नहीं आते थे स्कूल में, 8वीं क्लास में स्कूल से निकाल दिया था उनको कि अब आप घर पे रहिए, आप पास नहीं हो रहे हैं। ये चिट्ठी भी दी थी स्कूल में, शायद 8वीं क्लास में, जहां तक मुझे याद है कहानी। फिर उनकी माँ ने बचा लिया। उनकी माँ ने उसको ये नहीं कहा कि चिट्ठी में क्या लिखा है। उन्होंने कहा चिट्ठी आई है, उसमें कहा है कि आप इतने ब्रिलियंट हो कि अब आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ब्रिलियंट हो बिना स्कूल आए हुए। तो बच्चा आइंस्टाइन ने कहा, अरे ऐसा है, तो हमें तो ऐसा बन के दिखाना है कि हम स्कूल न जाकर भी। बाद में वो स्कूल ज्वाइन किए, फिर सब कुछ डिग्री डिप्लोमा, अब तो डिग्री डिप्लोमा ऐसे लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मैं अब एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ये परिवार में भी ये सूचना पहुंचनी चाहिए और टीचर्स को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को नीचा ना दिखाएं, चाहे कुछ भी करें उसमें सुधार लाएं। कुछ नहीं कर पा रहा है उसको बताएं कि भाई तुम ऐसे नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम में आपको चीजें याद नहीं रहती, तो उनको बताएं कि रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कोई चीज आप समझ जाते हैं तो आपको याद हो जाती है, नहीं समझते तब रखना पड़ता है। इस पे मैंने एक अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्ड किया था हाल में, रजनीश को पता होगा। परीक्षा के जी। समय रट्टा लगाने से और बच्चे और नींद नहीं आती, फिर वो वही सोचते रहते हैं कि अरे ये तो हम भूल गए, वहां पे एक पैराग्राफ लिखा था, हमको सिर्फ 2 लाइन याद है, अब क्या करें। जो मैंने एक तरीका बताया था कि चीजें याद कैसे हों, आप अधिकतर इंद्रियों का इस्तेमाल करें, आप लिखें जो आप समझें, उसके बाद उसको पढ़ के बोलें। तो आपकी, आप सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। उसके बाद जो आपकी समझ आती है, तो आप मुख्य बिंदु अगर आपको सिर्फ नजरों के सामने आ जाए, तो उससे जुड़ी हुई सारी बातें डिटेल में आपको याद आ जाएंगी। वो कैसे? वो एक साइकोलॉजी में एक नियम है, एसोसिएटिव मेमोरी, कि किसी संदर्भ में एक चीज आपको याद रहती है तो उससे जुड़ी सारी बातें बात याद आ कर जाती हैं। लेना उसके साथ, तो बस किसी मैं चीज काफी को बोल गया, कोरिलेट कर लेना। अब आप लोग। हाँ, कोरिलेट कर लेना सर उसको। हाँ हाँ, तभी कोई चीज याद रहती है। जैसे कोई भी घटना है तो उसको किसी न किसी अपनी फेवरेट चीजों से कोरिलेट कर लेने से याद हो हाँ जाता हाँ है। हाँ, तो वो कोरिलेशन। मैम, हाँ आप भी। मैं भैया की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। और एसोसिएशन वाला, क्योंकि साइकोलॉजी में है मेरा भी विषय, मैंने एमए किया है, तो इस चीज को कोरिलेट करके मैं मतलब जहां तक संभव होता है अपनी क्लास में करने की कोशिश करती हूँ। हम्म और इसमें सफलता भी मिली है। हम्म और बच्चों को तो खैर ये है कि डिमोलाइज तो करना नहीं है। हम्म। ये सब थ्योरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। नहीं, चूंकि एग्जाम जब आने वाले होते हैं ना, फरवरी मार्च में जब भी, हाँ हाँ, इस तो समय उस समय जो है पूरे देश में हाहाकार मचा होता है। बिल्कुल बिल्कुल परीक्षा बिल्कुल। पे चर्चाएं होती हैं, और आप हम्म। उदास न हो, मनोबल बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही और जाती हैं, हाँ। लेकिन जो उसके जो सिद्धांत है वो नहीं बताए जाते। हम्म। और टेंशन में रहते हैं, और हाई स्कूल के बच्चे क्या दारू शराब ये सब करने लगते हैं, फिर और भी गंदे गलत। विचार मन में आते हैं और और गलत रास्ता अपना लेते गलत हैं। रास्ता पकड़ लेते हैं। हम्म। जबकि शिक्षा विद्या प्राप्ति ऐसा एक मार्ग है, उसमें टेंशन होना तो फिर वो सब कुछ बिगड़ जाता है। बेकार। योग का अधिक से भैया आपने बहुत अधिक। अच्छा बताया। हाँ, और वो उसको आपको मैं तो मतलब बहुत साल पहले ही बता चुका हूँ। नहीं, लेकिन दैनिक दिनचर्या में मैंने शामिल किया है, लेकिन थोड़ा ही हो पाया है। हाँ हाँ। लेकिन हाँ, खैर बहुत नहीं, अच्छा है। योग आप जैसे आप बस में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, हम्म। आप बैठे हम्म। बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। एक हमारा वीडियो बिल्कुल। भी रजनीश पब्लिश करेंगे, मेरे 70-80 हम्म। वीडियो मैं उनको देने वाला हूँ। जो मैंने बनाए थे, उसमें है वो कंप्यूटर स्टेशन। आप कंप्यूटर स्टेशन में बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, खड़े खड़े
बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मानना कि अब हम सफर कर रहे हैं, सफर में योग कैसे होगा? योग एक भावना होती है, वो रास्ता निकाल लेती है अपना आगे। बस वो भावना डेवलप करने की बात है भैया। हाँ हाँ, वो भावना आनी चाहिए। हाँ नहीं, मालूम तो सब है, जानकारी तो बहुत है, आपके संपर्क में रह के जानकारी तो बहुत प्राप्त कर ली हम लोगों ने। अब हाँ फिजिकली उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है बस। हाँ, जानकारी बहुत प्राप्त किया होगा लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। नहीं, जानकारी का तो कभी अंत नहीं हो सकता ना, हाँ ज्ञान तो हमेशा ही ग्रहण करना है। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि सब लोग मीटिंग में एक साथ एक समय पे जुड़ेंगे तभी किसी भी चीज का हो सकता है कोई चीज, क्योंकि मुझे लगता है जितने लोग हैं मीटिंग में अपनी बातों को सब लोग रखें तभी हम लोग सीख सकते हैं हम्म। कि कोई कमी है तो बताएं या कोई और समस्या है तो हम लोग उसको सॉल्व करें। क्योंकि प्रज्ञालय किट है वो बहुत ही उपयोगी किट है, तो उसका उपयोग प्रतिदिन न सही सप्ताह में एक बार दो बार तो सभी लोग करें तो उसका ज्यादा सही रहेगा। नहीं, उसके साथ दूसरी समस्या ये भी है कि कई जगहों पे हमने देखा है कि भेज तो दिया गया है और उससे बात भी हुई है, वंदना दी ने उनसे बात भी की है, लेकिन उसके बाद फिर वो सब कुछ छूट जाता है, भूल जाता है। हम्म। तो अब फिर मन में ख्याल आता है कि फिर हमने कहीं, क्योंकि उस सब में मेहनत होती है, काम करना होता है, पैसा खर्च होता है, तो उसका सही उपयोग जो अगर ना हो पाए तो फिर थोड़ा कष्ट होता है। सर सबसे बड़ी बात यही है कि कक्षा स्तर पे सब लोग प्रयोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन अब हम्म। वीडियो बनाना मतलब वीडियो नहीं फोटो डालना ये सब कितने लोग नहीं डाल पाते इस चीज को। जैसे हम्म। शांति मैडम के की बातें मैंने कई बार सुनी है कि मैम मैं फोटो नहीं डाल पाती हूँ लेकिन मैं करती हूँ। तो तो लेकिन उसके हमने बोला कि उसके नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिख के बताया जा सकता है हाँ सही बात है। कि ये प्रयोग हुआ है, बच्चों को कैसा लगा, हम उन्होंने क्या सीखा। हाँ ये बात है। जैसे पजल गेम है, चश्मे हैं, माइक, छोटा छोटा माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप से बच्चे सीखते हैं कि बहुत सी चीजें जो हमें नहीं दिखती वो वास्तव में होती हैं भौतिक रूप में। तो वो सूक्ष्म दृष्टि कैसे पैदा करें, और जो चीजें दूर होती हैं वो भी नहीं दिखती, जो चीजें छोटी होती हैं पास होती हैं वो नहीं दिखती, और बड़ी से बड़ी चीजें दूर होती हैं वो नहीं दिखती। वो हमारी आंखों की सीमा है। तो अपनी इंद्रियों हम्म। की सीमाओं से आगे जाकर हम कैसे सीख सकते हैं? ये है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का रहस्य। और फिर हमको ये बात भी समझनी चाहिए कि इंद्रियों के माध्यम से अगर हमारी इंद्रियां परफेक्ट हैं फिर भी हम 0.002% जान सकते हैं यथार्थ के विषय में, क्योंकि हम लाइट स्पेक्ट्रम में जीते हैं। लाइट स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 1% भी नहीं है, और हम उसी में जीते हैं। तो अगर हम परफेक्ट नॉलेज है हमारे पास, मतलब 1% का 1% है, तो अपनी इंद्रियों से आगे जाकर, उनसे परे जाकर हम क्या सीख पाते हैं, वो है ध्यान का विषय। जब आपकी आंखें बंद होती हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते हैं, फिर भी आप जानते हैं। तो ध्यान जो है वो योग का असली ध्येय है। जैसे आसन की परिभाषा पतंजलि ने बताई थी, स्थिर सुखम आसनम। आप सैकड़ों या 84,000 आसन हैं, सबके आप माहिर हो जाएं, उसका एक ही लक्ष्य है कि आप शांत होकर आराम से बैठ सकते हैं ध्यान के लिए। 3 शब्दों में पतंजलि ने कहा, स्थिर, स्थिर होकर, सुख आसनम, स्थिर सुखम आसन, बात खत्म। चलिए, अब आप लोग इसका कुछ समाधान खोजिए कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, सक्रिय हो सकें।
जी सर, बिल्कुल। फोटो नहीं भेज पा रहे हैं उस वो कोई बड़ी बात नहीं है, देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि एक फोटो जो है वो जो बता सकती है उसके लिए आपको एक पन्ना लिखना पड़ेगा, 2 पन्ना, जी, जी, बिल्कुल। है ना। फोटो में स्पष्ट हो जाता है क्योंकि आप देख जी, पा रहे हैं, सिर्फ पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो पढ़ भी सकते हैं। कम से कम हमको ये आभास होता है कि यहाँ पे भी इसका प्रयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। आपको नमस्ते, फिर मिलेंगे।